नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सवाल आपको शिवराज से ही पूछना है कि वह उमा के अभियान में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तरावली के गुनगा की शराब दुकान से अभियान शुरू किया गया। वहां की दुकान के सामने खड़ी हो गई और अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता ही उसके विरोध में दिखे। नई शराब नीति की जानकारी हुई है 24 के बाद इस पर भी चर्चा करूंगी। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माइनिंग में विश्व हिंदू तत्व के लोग होते हैं। इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल होते हैं और लड़ते हैं। अब नीति लागू होगी तब देखते हैं। प्रियंका गांधी का मैं नाम भी नहीं लेती हूं, मैं उन्हें मिसेज वाड्रा कह के बुलाती हूं। वह इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं उन पर बयान दूं। मैं सीएम रही, केंद्रीय मंत्री रही, वह तो अपनी ही पार्टी में कुछ नहीं थी। कई दिक्कतें होती, विशेषकर युवतियों को आने जाने में लोग छींटाकशी करते हैं। इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे क्या? शराब की जो नीति है उसमें स्पष्ट है कि जहां लोगों को आपत्ति है वहां नहीं होनी चाहिए। शराब की नीति में ये भी है कि जैसे सिगरेट का आता है तो उसके साथ बगल में तुरंत विज्ञापन आ जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो होर्डिंग भी शराब की दुकान के पास होना चाहिए कि शराब पीने से आपके ये नुकसान होंगे। अब ये सारी बातें हैं, इन बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगी इन्हीं बातों को। दीदी, एक तरफ तो आप शराबबंदी और इसको लेकर अभियान चला रहे हैं, अप्रैल से जो नई नीति आ रही है उसमें शराब भी सस्ती हो रही है और देसी दुकान में विदेशी शराब भी मिलेंगी। आज हम 11 तारीख को बात कर रहे हैं। नहीं रहेंगे, क्या आप इस बात पर भी जोर देंगे कि सारे राजनीतिक दलों को ये लिख देना चाहिए अपने संविधान में, उसका पालन भी करना चाहिए? आपका तो ये सवाल से ज्यादा सुझाव है, आपने मार्गदर्शन किया है मेरा। मैंने आपसे कहा है कि क्या इसको आप फॉलो करेंगे? मैं जरूर इसको फॉलो करने की कोशिश करूंगी। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। सच में मुझे आप लोगों से एक अपील करनी है, ये हम सबका अभियान है। मैंने देखा है कि गंगा के विषय पर भी मीडिया ने हमेशा मेरा बहुत सकारात्मक सहयोग किया है। हमेशा, ना सिर्फ गंगा किनारे के राज्यों में, पूरे देश के मीडिया ने और सभी राजनीतिक दलों में, इसमें भी यही स्थिति है। बिल्कुल। हाँ। दीदी, आप जहाँ जाएंगे वो आपके साथ में जाएंगे या कोई लिस्ट आपने बनाई हो कि यहाँ पर प्रतिबंध लगना चाहिए जैसा आप बता रही हैं? अब इसके दो हिस्से करते हैं। कुछ सवाल आपको शिवराज जी से ही पूछना है, ये वाला कि उमा जी अभियान करेंगी तो फिर उसमें आप शामिल होंगे कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी। चर्चा हुई ना दीदी आपसे? हाँ, तो मैंने तो उनसे ये प्रश्न नहीं किया। देखिए पहले अच्छा, अब आप बताइए। तरावली के दुर्गा जी के मंदिर में हम गए, उनको प्रणाम किया और गुनगा की शराब की दुकान के सामने हम खड़े हो गए और लोगों ने मुझे घेर लिया और सब भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि इसको हटाइए और पूरे मध्य प्रदेश से बंद करवाइए। मध्य प्रदेश के जिला सागर की जनपद पंचायत केसली की मुख्य ग्राम पंचायत केसली में रोजगार सहायक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में कार्यवाही एवं शटर आवंटन न होने और अवैध उत्खनन जैसे मामलों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जनपद परिसर के सामने अनिरुद्ध सिंह एडवोकेट सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्यों के समर्थन में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन धरना दिया जा रहा है। बात करें जनपद पंचायत केसली की तो यहाँ पर शासन के नियम निर्देशों को ताक पर रखकर पंचायत द्वारा घटिया गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किए गए, जिसकी जांच कार्यवाही हेतु विगत दिवस पूर्व सीईओ और तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया, पर जिम्मेदारों पर कोई जांची कार्यवाही नहीं की गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई तहसील केसली है और इसका सबसे मुख्य कारण है यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में खड़े नहीं हैं। यहाँ ये जो मंच लगाया गया है ये भ्रष्टाचार के विरोध में हमने मंच लगाया है। चाहे वो जनपद के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे पंचायत के माध्यम से हुआ हो, बैंकों के माध्यम से हुआ हो, तहसील के माध्यम से हुआ हो या अन्य कहीं माध्यम से हुआ है। जितने भी लोग आएंगे केसली तहसील के अपनी समस्याओं को लेकर, हम चाहेंगे कि प्रशासन के समक्ष उनको रखे और प्रशासन उन पर त्वरित कार्रवाई करे, तब हम लोग ये समझेंगे कि हमारा अनशन और ये सत्याग्रह सफल हो रहा है। जी, धरना प्रदर्शन का आज पहला दिन है। आज संबंधित विभाग का कोई अधिकारी के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया नहीं? आज कोई प्रशासनिक अफसर यहाँ नहीं आए हैं। न उन्होंने हमारी कोई बात सुनी है कि हम लोग क्यों बैठे हैं। केवल पुलिस के आला अफसर आए
और यहाँ वो माहौल चूँकि बिगड़ रहा था उसको संभालने के लिए आए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा कोई शासकीय अधिकारी आज मौजूद नहीं रहे। जी, तो ये लगभग धरना प्रदर्शन कब तक चलता ये रहेगा? अनिश्चितकालीन है। अभी हम लोगों ने जो रूपरेखा बनाई है 5 दिन तक हम क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। इसमें 5 व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ इस मंच पे सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखेंगे, पानी के अलावा कोई चीज नहीं लेंगे और ये हमारा 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन में अगर प्रशासन ने हमारी बातें मान ली तो ठीक है। 6वें दिन से हम लोग आमरण अनशन करेंगे, 24 घंटे इसी मंच पे बैठेंगे और पानी के अलावा कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए। लेकिन हम अपनी बात को तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारे जीवन में जान रहेगी। जी नमस्कार। हम लोगों ने पूर्व में भी केसली में हो रही अनियमितताओं, केसली में हुए भ्रष्टाचार की मांगों को लेकर बिंदुवार ज्ञापन दिया था कि अगर ये मांगें पूर्ण ना हुई तो हम लोग 9 तारीख के बाद यानी 10 से हड़ताल पर जाएंगे। और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हड़ताल कर रहे थे। यहाँ पर विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा। इसी दौरान इस हड़ताल से जो लोग विचलित हुए, उन विचलित लोगों ने सुनियोजित तरीके से मंच पर हमला करवाया। और मंच पर हमला भी किन से करवाया वो आपको पता है। और मंच से हमला करके माइक छीना गया। आप लोगों ने देखा, पुलिसकर्मी भी साथ में थे, पुलिस प्रशासन यहाँ था। आप जितनी कोशिश करेंगे बात को दबाने की, बात उतनी उठेगी। अब प्रशासन या किसी के सामने, आपके सामने अब हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से जाने वाले थे, लेकिन मुझे पता है कि आप कितने निम्न स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमने और हमारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया है कि कल से यानी कल दिनांक 11 तारीख से 11 मार्च से ही हम लोग आमरण अनशन पर। अब केवल 2 चीज़ें हैं, या तो हम लोग जीवित रहेंगे, हम लोग की जीत होगी, दूसरी हम लोग की मृत्यु होगी। क्योंकि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहले जान से मारने की आपने धमकी दी, फिर उसके बाद आपने हमारे मंच पर हमला करवाया। आप हम लोगों को बिल्कुल हम कह रहे हैं, आप लोग हम लोग को या हमारे साथियों को केसों में फंसाएंगे, चाहे ST/SC एक्ट का मामला हो, चाहे 376 का मामला हो या कोई अन्य मामला। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही आप इस नीच हरकत पर भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कृत्य भी कराएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके द्वारा ये गलत कृत्य भी कराया जाएगा। जी, धरना प्रदर्शन के प्रथम दिवस पुलिस विभाग की क्या भूमिका रही? बिल्कुल, अगर आज पुलिस विभाग नहीं होता तो आज हमारे मंच पर एक बहुत बड़ी घटना घट जाती। तो मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने हम लोग की सुरक्षा की, और निवेदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं। पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन ने कहा कि कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफी का जो अभियान चलाया था, बीजेपी पलट दिया है। किसानों को ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रत्येक हेक्टेयर पर 30,000 रुपये किसानों को देंगे, लेकिन किसानों को 2,000, 5,000, 1,000 रुपये मिल रहे हैं। मेरा तो एक जरूर, वो तो प्रतिदिन हम यही बात कह रहे हैं कि जो शुरुआत कर्जमाफ़ी की कमलनाथ जी ने की थी, आखिर उस कर्जमाफ़ी को क्यों रोका गया है भाजपा सरकार के राज में। दूसरा जो एक विशेष मुद्दा है, पिछले कुछ समय में काफ़ी अतिवर्षा हुई है, ओलावृष्टि हुई है। आज ध्यानाकर्षण भी है इस संबंध में, जिसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि जो ओलावृष्टि हुई थी, अतिवर्षा हुई थी, उससे जो पर्याप्त बीमा राशि मिलनी चाहिए थी, जो वादा था सीएम साहब का कि हर हेक्टर पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे, वो किसी को नहीं मिला है। कहीं 5,000 रुपये प्रति हेक्टर मिला है, कहीं 6,000 रुपये प्रति हेक्टर मिला है। अन्याय है किसानों के साथ में। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए हैं। बार बार वो बात आती है कि कांग्रेस जो अपना जनाधार पूर्ति जारी है, नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस के अंदर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हमें अफसोस है कि जो हमें उम्मीद थी उस आधार पे नतीजे नहीं मिल पाए हैं।
लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं खुद का भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक युवा हूँ, विधायक हूँ कांग्रेस से। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जो जनता है मध्य प्रदेश की और देश की, वो जो भाजपा की जुमलेबाजी है और जो इनका नकाब है जो ये पेश कर रहे हैं, वो उस नकाब को उतार कर जो भाजपा की असलियत है वो समझ जाएगी। जयवर्धन जी, ये लग रहा है कि आपको नीतियां कई बदलती पर लेकिन नेतृत्व को शायद बदलने का समय आया है, कुछ ऐसा? नहीं, नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। वो समय है जहां जनता हमसे उम्मीद कर रही है, लेकिन अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास वापस प्राप्त करना है तो सबसे पहले जमीन पर रहकर, घर घर जाकर, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर मजरे में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना होगा। उनकी जो समस्या, उनकी जो पीड़ा है उसको समझना होगा और उस आधार पे हमारी क्या सोच है जनता के प्रति। अगर जनता पुनः हम पर विश्वास करती है तो हम कौन सी नई नीतियां लाएंगे वो साबित करना होगा जनता के प्रति। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। ओबीसी का मामला न्यायालय में लंबित है। मुख्यमंत्री इस विषय में गंभीर है। न्यायालय में आयोग का गठन करने को कहा था। पूरी तैयारी है। मंत्री मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय निकायों के चुनाव संभावित हैं, उस दृष्टि से ओबीसी का आरक्षण का जो मामला न्यायालय में खटाई में पड़ा, हमने न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही है और उसमें ओबीसी के आरक्षण के लिए एक राज्य सरकारों को कोई विधि संगत सक्षम आयोग इत्यादि का गठन करने की बात आई थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार द्वारा आयोग का गठन हो गया और हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सभी जिलों से हमने मतदाताओं के जो आंकड़े प्राप्त किया है, उसमें टोटल मतदाता कितने और उसको ओबीसी का मतदाता कितना है, उसमें अभी टेबुलेशन भी हो चुका है और हमारी अंतरिम रिपोर्ट तैयार हो रही है। जैसे अंतरिम रिपोर्ट तैयार होगी हम शासन को सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल जी को प्रस्तुत होगी। तो लग रहा है कि अगली हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो होनी है उससे पहले कार्रवाई हमारा प्रयास है कि हम अपनी रिपोर्ट कम से कम जो चुनाव के दृष्टि वाली स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव के संबंधित जो बिंदु है उसको प्राथमिकता पे अतिशीघ्र प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के संबंध में निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वहाँ स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने उनकी जो रिपोर्ट को तो नहीं, अब उसका अध्ययन करने पहले की जो जानकारी मिली कि उन्होंने कोई अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। हम पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। ये प्रजातंत्र मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करना ठीक नहीं है। भाजपा हमेशा भावनाओं को भड़काने का काम करती है। ये कहना कि रामेश्वरम शर्मा कहते हैं कि अब तो मुस्लिम भी राम धुन गाएंगे, ये बात गलत है। पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा। ये दार्शनिक भाषा है और ये सही है। दार्शनिकता इसमें झलकती है, धैर्य और संयम। ये तो जीवन के हर क्षेत्र में ये फिलॉसफी लागू होती है, पर धैर्य के साथ कर्म भी तो प्रधान है। कर्म प्रधान है, कर्म के माध्यम से ही परिणामों तक पहुंचा जा सकता है। सर, जो परिणाम आए हैं उसमें देखें उस तरीके से, तो रामेश्वर शर्मा का ये कहना है कि जो नमाज पढ़ते थे अब वो भी रामधुन करेंगे, परिणाम ऐसे हैं। नमाज के ही परिणाम। देखिए, इस तरह से धर्म मजहब जाति में देश को बांट के आज़ादी के 75 साल हो गए, उसके बाद भी हम मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होता है। आप आगे बढ़ो, आधुनिक विचारों के साथ आधुनिक भारत की नींव रखने की बात करना है। तो धर्म के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, राम पे क्या करें? देखिए, वो जानते हैं भारत की जनता धर्म भीरू है, इसलिए वो मानसिक शोषण करने के आदी है भाजपा के लोग कि कैसे हम ट्विस्ट करके हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, मंदिर मस्जिद की बात कर लें। ये अब वही मैंने कहा कि 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, क्या हमसे 10 जो देश 10-15 साल पहले आज़ाद हुए वो हमसे आगे निकल गए हैं कि उनकी मानसिकता विकास की
है, हम लोग अभी यही हैं। जैसे अगले साल चुनाव होना है, कम समय बचा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले इस टाइप के भाषण देके मध्य प्रदेश का जो सौहार्द है एक तनावपूर्ण करना चाह रहे हैं कि एक बार वापस बीजेपी। देखिए, ये तो अभी कई धार्मिक झगड़े कराएंगे। अभी महेश्वर मंडलेश्वर विधानसभा में मेरी बहन विजयलक्ष्मी साधु वहाँ MLA हैं, सीनियर लीडर है। अभी वहाँ 3 दिन पहले वहाँ भी इस तरह का हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने की कोशिश की गई। जगह जगह ये करते ही हैं। भाजपा के लोगों का षड्यंत्र होता है कि कैसे भी धार्मिक भावना भड़का के हम वोटों का ध्रुवीकरण करें। 2023 में सर ये होगा, ये उसके पहले ही चालू कर देते हैं। कल चुनाव इस बार मान के चल सकते हैं कि ध्रुवीकरण के हिसाब से ही मध्य प्रदेश में। मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से ये आग्रह करूंगा कि हमारी मानसिकता को परिपक्व करने की आवश्यकता है। राजनीति किन विषयों पे की जाती है, राजनेता किन विषयों पे चुने जाते हैं, उन बातों को मद्देनजर रखना होगा। तभी हम विकसित मध्य प्रदेश को देख पाएंगे, क्योंकि 3 लाख करोड़ के कर्जे में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को डुबो दिया है। तो हमें मानसिकता बड़ी करना पड़ेगा। बीजेपी अपने नेतृत्व को देखें, 60 सालों से जब हार रहे हैं तो क्या बीजेपी का नेतृत्व अहम था? हार जीत लगी रहती है, जनता का फैसला सर्वोपरि है। 2023 में हम जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार बनाएंगे। पूर्व मंत्री विधायक जबलपुर। बीजेपी अपने नेतृत्व को देखे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये 60 साल तक हारते रहे तो जो इनका नेतृत्व वो अक्षम था क्या? हार जीत लगी रहती है चुनावों में, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है भाई? अपना नेतृत्व देखें। हम ये कहें आप 325 की सीटें थी, आपकी 270 हो गई, फिर ये कोई बात नहीं। जनता ने जिसको जनादेश दिया वो जनता की सेवा करे। 2023 में मध्य प्रदेश में हम जनता के सहयोग से पुनः अपनी सरकार बनाएंगे। कहाँ बगावत, कौन सी बगावत? बहुत जिनको नहीं रहना है कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी में वही रहे जो कांग्रेस की विचारधारा से चलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वार्थ से अपने दल बदलना चाहता है वो बदल ले। जो विचारधारा की राजनीति करना चाहता है वो कांग्रेस में ही रहेगा और अंतिम समय तक रहेगा और जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप करेगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात को मैं बहुत ज़्यादा वजन नहीं देता हूँ। प्रद्युम्न सिंह तोमर से ये पूछिए कि वो बेंगलुरु क्या करने गए थे, क्या करने बेंगलुरु गए थे? मंत्री यहाँ थे, मंत्री वहाँ बन गए, क्या अंतर है? उनने जनता के विश्वास को तोड़ा था। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, आप हमेशा एक चर्चा होती है कि बहुत कम अंतर था, आप अंतर देखिए बहुत बड़ा था। दूसरे तरीके से देखिए, भाजपा के लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हम 54 से 114 हुए थे और भाजपा 170 से 107 हुई थी, तो बहुत, हम 90 सीटें हमारी बढ़ी थी, बहुत बड़ा अंतर था। और प्रद्युम्न सिंह तोमर की बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता। अभी भी वक्त है कर्मठ निष्ठावान गरीब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मजबूरी प्रदान करें, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया माध्यम और लेखन के साथ ही जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन साधन और संसाधन उपलब्ध नहीं होने से कमजोर और पार्टी को मजबूत बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीति में पद पाने की इच्छा इतनी मुखर तो नहीं हो गई कि हम कांग्रेस पार्टी को हराकर दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। जब मैंने अंतर मंथन और आत्म विश्लेषण की बात की तो मुझे खुले मन से यह कहने में दिक्कत नहीं कि हर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव है वहां भी, जहां चुनाव होंगे वहां भी और जहां चुनाव होने हैं वहां भी प्रदेश के हर नेता को समेत मेरे, हम सबको बजाय केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर देखने के ये आत्म विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा कि क्या हम उस पेड़ को ही तो नहीं काट रहे जिस पर हम खुद बैठे हैं। अगर हम उस टहनी को ही काट देंगे तो माफ कीजिए, फिर पेड़ भी गिरेगा, टहनी भी गिरेगी और नेतागण खुद भी गिरेंगे, जैसा कई राज्यों के परिणामों से सामने आया। इसलिए आज इस मन से, बड़ी बेबाकी से और मुखरता से मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्रता से भी कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के साथियों को कि हमें उन प्रांतों में भी जहां हम चुनाव हारे हैं और उन प्रांतों में भी जहां भविष्य में चुनाव होंगे, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा
कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रजातंत्र की गरिमा के अनुरूप हो। जब वो राजनीतिक दल जिसके हम हिस्सा हैं उसी का नुकसान करेगी, जब उस पेड़ का ही नुकसान करेगी जिसकी टहनी पर हम बैठे हैं, तो वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत नुकसान में बदल जाएगी, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। सीमाज मेकओवर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, वो अब साकार होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में महिला उत्थान के लिए कार्य कर प्रशिक्षण रही हैं। सीमाज मेकओवर ने अनगिनत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया है। अब भोपाल की बारी है। इसी उद्देश्य को लेकर दिनांक 12/3/2022 समय 11 से 6 तक होटल राजहंस अभिनंदन में विशाल आयोजन संपन्न किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, इन बंधुओं पर ब्यूटिशियंस एक्सपर्ट्स द्वारा टिप्स दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस आयोजन में सम्मिलित होकर स्वयं आत्मनिर्भर बने। सीमा केवट ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। और मैं सीमा मेकओवर की ऑनर हूँ। जो मैं अपने जो स्टूडेंट जो मैंने सिखाया है उन स्टूडेंटों को पूरा जितना वर्क उन्होंने सीखा है उस इसको मैं कल राज्य हंस अभिनंदन में प्रोग्राम है से मेहनत कर रही हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं, जो बहुत उत्सुक हैं कि हम कल अच्छे से प्रोग्राम में नींद भी नहीं आ रही उन लोगों को। कई लोगों को तो डर भी लग रहा है क्योंकि किचन से लेकर के कई लेडीज ऐसे जो किचन से निकल के घर से निकल के और इतने बड़े स्टेज में प्रोग्राम देने जा रही हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अधिक से अधिक महिलाओं को जानकारी हो कि ऐसे इंस्टीट्यूट में हम लोग सीखें जो आगे जाकर हम अपना अर्न कर सकें कुछ पैसे, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं। इसको अभी जो कोरोना टाइम में हमारे घरों में जो तकलीफ़ हुई है, क्योंकि जो ब्यूटिशियन फील्ड था सब लोगों ने वर्क किया है और वो शादी हो रही है तो क्या रुक गया था कुछ टाइम के लिए, मगर ये काम सीख के बहुत अच्छे से पैसा कमा सकती हैं। और हमारे जो इंस्टीट्यूट का कम फीस है और हम लोग ब्रांड में काम कर रहे हैं, जो कम फीस में कुछ अच्छा चीज़ सीख रहे हैं, जो वाटरप्रूफ है, स्किन का है, हेयर का है, जो सीख के अपने कॉलोनी में रह के या अपने ज़िला या अपना प्रदेश में रह के अच्छा अर्न कर सकती हैं। मैम कल जो आयोजन होने जा रहा है उसमें क्या मुख्य अतिथि रहेंगे? जी सर, हमारे जो गोपाल सर हैं, जो गोपाल श्रीवास्तव हैं, जो 6 नंबर पे अभी उनका एकेडमी चल रही है, तो उन्होंने क्या है इस भोपाल में कम से कम 10 से 11 हज़ार उनके स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया में। वो निक्की बाबा में ट्रेनर थे, जो हेयर के एक्सपर्ट हैं, वो कल वो भी प्रेजेंट रहेंगे। उनको जो बेटा है शुभम श्रीवास्तव, वो भी अपना पूरा हेयर का प्रोग्राम है जो पूरा दे रहे हैं। और जो श्रीवास्तव सर हैं, गोपाल सर, वो उन्हीं से हमने सीखा है पूरा, और उन्हीं से मैंने पूरे बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिलवाया है। और इसके बाद जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा कल वो क्लियर कर देंगे। कल आयोजन में क्या ट्रेनिंग भी दी जाएगी कुछ लोगों को? हाँ, कल आयोजन में ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें शुभम सर हैं जो हमें हेयर के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, और निवेदिता जी हैं वो मेकअप के बारे में बताएंगी, और जो मेरे कई स्टूडेंट हैं वो कल पूरा अपना जो मेकअप सीखा है वो अपना एक मॉडल रेडी करके वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे पूरे भोपाल शहर के रहेंगे, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग? सर उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी रहेंगे इसमें, जिसको हम लोगों ने कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं बुलवाया है, जो भोपाल के खास लोग हैं उन्हीं को बुलाया है, और उन्हीं के जो लोग हैं उन्हीं के बीच में ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने भोपाल के चेहरे को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया? जी, हमने भोपाल के चेहरे को ही आगे बढ़ाया है, जिसमें कि डर नहीं लगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।